चल आज का क्वेश्चन लिखते हैं। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। 4 सेकंड का समय लेती है तथा 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। 12 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल व लंबाई क्या होगी? लिख लिए। चलिए अब इसको बनाते हैं। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है तथा 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको रेलगाड़ी की लंबाई दिया है क्या? नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना ले लेते हैं? x मीटर। अब रेलगाड़ी दो चीज़ों को पार कर रही है। पहला पार कर रही है किसको? खंभे को। फिर किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म। तो दोनों के लिए हम बात करेंगे क्या चीज? दूरी, चाल और समय। दूरी का चाल समय और चाल, इसके लिए भी बात करेंगे। प्लेटफॉर्म के लिए दूरी, समय और चाल। ठीक है, चलो पहले जो रेलगाड़ी है वो किसको पार कर रही है? खंभे को। तो दूरी कितना लेंगे? जो रेलगाड़ी की लंबाई है x मीटर लेंगे। कितने समय में पार कर रही है? 4 सेकंड में पार कर रही है। तो चाल कितना हो जाएगा? दूरी बटा 4 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी कितना लेंगे? प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 और रेलगाड़ी की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ये इतना मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। कितने समय में पार करती है? 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे चाल कितना हो जाएगा? 200 प्लस x बटा 12 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है इतना? क्वेश्चन इतना। अब देखो वही रेलगाड़ी है जो खंभे को पार करती है और वही रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो रेलगाड़ी वही है, ये भी उसी रेलगाड़ी की चाल है और ये भी उसी रेलगाड़ी की चाल है। तो दोनों जब एक ही रेलगाड़ी की चाल है तो चाल आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो x बटा 4 बराबर 2x, 200 प्लस x बटा 12। समझ में आया क्यों बराबर किए? क्योंकि रेलगाड़ी वही है जो पहले किसको पार कर रही है? खंभे को, और फिर बाद में किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो रेलगाड़ी की चाल वही है, इसलिए हम दोनों चाल को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब इसको हल करेंगे और किसका मान निकालेंगे? x का। तो यहाँ पर देखो 12 का इधर गुणा करूंगा तो 12x हो जाएगा और इधर 4 का गुणा करूंगा तो 800 प्लस 4x होगा। फिर ये 4x को इधर ला दूंगा तो 12x माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 800। घटा दो कितना आ जाएगा? 8x बराबर 800। तो x बराबर कितना आ गया? 800 बटा 8 यानी कितना आ गया? 100। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकल गया? 100 मीटर। अब हमको रेलगाड़ी की क्या पूछा है? चाल भी पूछा है, रेलगाड़ी की चाल। तो x के मान को चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो,
है ना, ये भी रेलगाड़ी की चाल है, ये भी रेलगाड़ी की चाल है। आपको x का मान मिल गया है, आप इसमें मान रख दो। जैसे यहाँ पे मान रखते हैं चाल बराबर, तो चाल कितना हो जाएगा 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 होगा ना, x का मान 100 और ये बटा 4, तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए बोला था, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, x बराबर 100 मीटर, ये रेलगाड़ी की क्या हो गया लंबाई, और रेलगाड़ी की चाल कितना है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो रेलगाड़ी एक ही चीज को पार करता था, अभी रेलगाड़ी कितने चीजों को पार कर रहा है, 2 चीजों को। तो आप दोनों के लिए अलग अलग क्या निकालोगे, दूरी, समय और चाल, और अंत में रेलगाड़ी एक ही है तो दोनों चाल को क्या कर दोगे बराबर। वहां से हमको रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगा, और रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगा, फिर चाल में आप मान रखकर आप किसका निकाल सकते हो, रेलगाड़ी की चाल को। क्लियर है? चलो चलिए अगला क्वेश्चन लिखे इसी तरह का। चल, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है, जबकि 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। बन गया? कितना आया? 2 चीज ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल। 45, लंबाई 45 और चाल जो है 15 मीटर प्रति सेकंड। बना सबसे?
पहले रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो x लिए हो, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई पहले कितना ले लेते हैं, x। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, ले लिए। अब चलो, रेलगाड़ी पहले किसको पार कर रही है, व्यक्ति को, फिर किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, ऐसा लिखे हो। चलो, व्यक्ति के लिए दूरी कितना होगा, व्यक्ति को जब पार करेगी तो कितना दूरी तय करने पड़ेगा, x मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितने समय में पार कर रही है, 3 सेकंड में पार कर रही है, तो चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी x है और समय कितना है, तो ये चाल कितना हो जाएगा, समझ में आया ये। अब रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म, जो कितना मीटर लंबा है, 180। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना दूरी हो जाएगा, 180 प्लस x मीटर हो जाएगा। इसको कितने समय में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो इसके लिए चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 प्लस x बटा मीटर प्रति सेकंड। इतना लिखे हो पूरा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, दोनों दोनों चीज को पार करने, व्यक्ति को और प्लेटफॉर्म को पार करने वाली रेलगाड़ी एक ही है, अलग अलग रेलगाड़ी क्या, एक ही रेलगाड़ी है। तो जब एक ही रेलगाड़ी है तो उसका चाल कैसे होगा, एक ही होगा। तो ये दोनों एक ही रेलगाड़ी का चाल है, इसलिए दोनों चाल को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो x बटा 3 बराबर 180 प्लस x बटा 15, ठीक है, हो गया। अब देखो, 15 को इधर पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, 15x। 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 शून्य में 3, 3 अट्ठे 24 का 4, हासलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 540 और फिर प्लस x है तो ये 3x। क्लियर है गुणा। अब ये 3x को इधर पक्षांतर करेंगे तो 15x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दो कितना हो जाएगा, 12x बराबर 540। तो x बराबर 540 बटा 12। चलिए काट देंगे इसको, किससे कट रहा है, सीधा 12 से कट जाएगा, है ना। और नहीं कट रहा है तो 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 0। फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, फिर 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। तो x बराबर कितना आया, 45। तो जो x का मान है वही क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, 45 मीटर हो गया। अब हमको रेलगाड़ी का क्या बताना है, चाल बताना है। तो रेलगाड़ी का चाल बताना है तो यहाँ देखो, चाल बराबर x बटा कितना है, 3, और x का मान आपने कितना निकाला, 45। तो 45 बटा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। तो कितना हो गया, 15 मीटर प्रति, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनना चाहिए। एक ट्रेन अपने ही दिशा में नहीं, इसको नहीं लिखते, पहले इसको हटाओ, दूसरे को लिखो पहले। एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पर खड़ा है, रेलवे पुल पर खड़ा है। एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकेंड में तथा इस पुल को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात करें। चलिए बनाइए इसको।
बन गया? कितना आया? बन गया? एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पर खड़ा है। एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में तथा इस पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? चलिए, इसमें देखो, इसमें भी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम रेलगाड़ी की लंबाई कितना ले लेते हैं? x ले लेते हैं, है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना ले लिए? x मीटर ले लिए। चल, अब रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है? व्यक्ति को, और पुल को पार कर रहा है। तो व्यक्ति को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? खुद की लंबाई को। तो खुद की लंबाई मतलब x मीटर को दूरी तय करेगा, है ना। और इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय ले रही है? 8 सेकेंड का। तो यहाँ पर चाल कितना बताएंगे? x/8 मीटर प्रति सेकंड बताएंगे। ठीक है। अब वही जब रेलगाड़ी किसको पार करने जाएगी? पुल को पार करने जाएगी, तो दूरी कितना हो जाएगा? 180 प्लस x मीटर हो जाएगा। ठीक है। कितने समय में पार करेगा? 20 है क्या? 20 सेकेंड में। तो यहाँ पर चाल क्या बताएंगे? 180 प्लस x/20 मीटर पर सेकेंड। तो एक ही रेलगाड़ी है, तो चाल भी कैसे होना चाहिए? ये समान होना चाहिए। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। x/8 बराबर 180 प्लस x/20, है ना। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20x, और इधर गुणा करेंगे तो 8 शून्य में 0, 8 8 64 का 4, हासिलाई 6, फिर 8 एकम 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। और ये प्लस कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। अब ये 20x माइनस कितना हो जाएगा? 8x बराबर 1440, घट के कितना हो जाएगा? ये 12x बराबर 1440। तो x बराबर 1440 बटा कितना हो जाएगा? 12। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और ये 0। तो x बराबर कितना आ गया? 120 आ गया। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकल गया? 120 मीटर। अब इस मान को हम रख देते हैं चाल में। तो चाल बराबर कितना निकाले थे? चाल बराबर था x/8। तो x का मान कितना निकाले हो? 120। तो 120/8 कट जाएगा क्या? ये 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो ये कितना हो गया? 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में ये लंबाई तो रहेगा, लेकिन ये चाल नहीं रहता है। चाल किस में रहता है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें किसका गुणा करेंगे? 18/5 का। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, और 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा भी होता है ना। तो लास्ट में आपको जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसे चेंज कर लेंगे। ठीक है। बन जाएगा ऐसा सवाल कि एक आध और करें? एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर प्लेटफॉर्म को 162 मीटर प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में तथा 120 मीटर प्लेटफॉर्म को
15 सेकेंड में पार कर जाती है। रेल की चाल कितनी होगी? रेल की चाल कितनी होगी? चलिए इसको बनाएंगे। बन रहा है। कितना आया? नहीं बन रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको दिया है क्या? पहले रेलगाड़ी की लंबाई लो। रेलगाड़ी की लंबाई क्या लिए है? नहीं हो तुम, जन्म सिद्ध अधिकार है। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। चलो पहले रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को ही पार कर रही है। दूसरे बार में ही वो किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को ही पार कर रही है। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। चलो पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ेगा? कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 162 प्लस x मीटर। कितने समय में पार कर रही है? कितने समय में? 18 सेकेंड में। तो कितना होगा चाल? 162 प्लस x दूरी और बटा समय। इतना लिखे हो? इतना लिखे? चलो अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 को जब रेलगाड़ी पार करती है तो कितना दूरी तय करेगा? कितना दूरी तय करेगा? 120 प्लस x मीटर की दूरी तय करेगा। कितने समय में तय करेगा? उसको पार करेगा 15 सेकेंड दिया है क्वेश्चन में। तो यहां पर चाल कितना हो जाएगा? 120 प्लस x बटा 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये ऐसा। अब रेलगाड़ी एक ही है और लिखा भी है समान चाल, लिखा है सीधा सीधा, तो चाल क्या होगा? समान होगा। बराबर कर दो। तो 162 प्लस x बटा 18 और इधर 120 प्लस x बटा 15। ठीक। आप यहां पर एक चीज और कर सकते हैं, आप सीधा 15 का इधर गुणा कर सकते हो, 18 का इधर गुणा करोगे, ऐसे करोगे। लेकिन 15 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ये दोनों कट रहा है किसी से? किससे कट रहा है? 6 बार में, और ये छोटा हो गया। अब इधर 5 का गुणा कर दो। तो 5 का गुणा करेंगे तो पहले 162 से होगा,
तो 5 दूनी 10 का शून्य, हाथ लाइए, 5 छक्के 30 और एक कितना हो जाएगा 31, हाथ लाई 3, 5 एकम 5 और 3 8, 810 और फिर x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5x। क्लियर है। अब उस इधर किसका गुणा करेंगे 6 का, तो 12 छक्के कितना हो जाएगा और ये शून्य और प्लस से कितना हो जाएगा 6x। हो गया। अब x वाले को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो 6x और 5x में बड़ा कौन सा है, वो अपने जगह पे, ये 5x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। संख्या में 810 बड़ा है, ये अपने जगह पे, ये आएगा इधर तो माइनस क्या हो जाएगा 720। घटा दो अब दोनों को, तो 810 में 720 को घटाओगे कितना बचेगा 0, 11 में 2 गया तो 9, 90 बचेगा और इधर घटाओगे तो कितना बचेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया, जो आपको पूछा ही नहीं गया है। पूछा है क्या, पूछा है चाल पूछा है, तो हम चाल निकालेंगे ना। चाल आपने लिया है यहाँ पे 162 प्लस x बटे 18, तो 162 प्लस ये x का मान 90 और बटे में क्या लेंगे 18, जोड़ दो उसको तो कितना हो जाएगा 252, तो 252 बटे 18। चलो इसको काट दो, 2 से कट रहा है, 2 निया 18 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, फिर 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 बचेगा और 9 चौक 36, तो कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या रहेगा 14 गुणा 18 बटा 5। अब इसको हल करके किलोमीटर प्रति घंटा में ला लो, यही रहेगा ऑप्शन में, क्योंकि ये दशमलव में आएगा। क्लियर है। चलो एक और हो जाए सी। एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है, 15 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या कीजिए, रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। बन रहा है
कितना आया? किलोमीटर प्रति घंटा में बता। बनाओ, कैसे नहीं बन रहा है? दूरी लो, पहले लंबाई लो रेलगाड़ी का x, फिर वहाँ से जो रेलगाड़ी है पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो पहले प्लेट कितना 84। और किसी का? रेलगाड़ी की गति पूछा है, गति यानी कि चाल बताओ मेरे को। रेलगाड़ी की चाल 84 मीटर प्रति सेकेंड और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बताना है, चाल चेंज कर। चलो देखो ध्यान से, और आप लोग मिलाते जाओ कि आप लोग गलती कहाँ किए हो। ठीक है, सबसे पहले हमने रेलगाड़ी की लंबाई लिया x, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर हो गया। अब देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, कितना लंबाई है 96 प्लस x, कितने समय में पार करता है 12 सेकेंड में पार करता है। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा 96 प्लस x बटे 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 को, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लंबाई कितना है 141, तो 141 प्लस x मीटर की दूरी तय करेगा रेलगाड़ी पार करने में। कितना समय लेता है 15 सेकेंड का समय लेता है। तो यहाँ पर चाल क्या बताएंगे 141 प्लस x बटा 15। ठीक है, दोनों चाल को क्या करेंगे, यहाँ तक सबका सही बना है कि नहीं बना है, सबका बना है। चलो अब 96 प्लस x बटे 12 बराबर 141 प्लस x बटे 15। ठीक है, काट सकते हो या सीधा सीधा गुणा कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। 5 का गुणा करेंगे इधर तो 5 छक्के 30 का 0, हासला 3, 5 9 45 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 480 प्लस 5x। अब इधर 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6, हासला 1, 4 एकम 4 और 1 5, और ये प्लस कितना हो जाएगा 4x। 5x को अपने जगह में रहने दो, ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये 564 अपने जगह पे रहेगा, ये 480 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, घटा दो तो कितना आ जाएगा x बराबर 406, कितना आ जाएगा 16 में 8 गया तो 8, तो कितना आ जाएगा 84। तो ये 84 किसका मान है x का, है ना। और x आप क्या लिए थे रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो आप कितना बताते 84 मीटर, लेकिन आपको पूछा गया है क्या चाल। तो ये चाल यहाँ पे आपने लिखा कितना है 141 प्लस x, तो 141 प्लस 84 और बटे में कितना लेंगे, चलो 5, कितना हो जाएगा 12 और 12 का 2, हासलाई 1, 225 बटा 15। ये 15 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा 15। तो चाल कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड। मैं बोला ऑप्शन में ये नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको किस में चेंज करेंगे 15 गुणा 18 बटा 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कहाँ कहाँ गलती किए थे, हैं? हाँ, आराम से बनाओ। जो क्वेश्चन देखो, इसको मैं इसलिए लिखता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट इसको लिख के बता सकता हूँ, लेकिन इसको इसलिए लिखता हूँ ताकि क्वेश्चन पढ़ के ऐसा है कि आपको डिटेल में पता चले। अभी फास्ट मत बनाना है, अभी क्या बनाना है सही बनाना है। ठीक है, चलो
टाइप चेंज करो, ऐसा सवाल बन जाएगा। चल क्वेश्चन लिखो, एक ट्रेन अपने ही दिशा में, एक ट्रेन अपने ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है। 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। नया क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले भी हम जो क्वेश्चन पढ़े थे, इसमें एक ही रेलगाड़ी दो वस्तुओं को पार कर रही थी। देख रहे हो, इसमें भी एक ही ट्रेन है, एक ही रेलगाड़ी है जो दो व्यक्तियों को पार कर रही है, लेकिन फर्क इतना है, इसमें जिसको पार करती थी रेलगाड़ी वो स्थिर रहते थे, इसमें दोनों व्यक्तियों को पार कर रहे, दोनों व्यक्ति कैसे हैं, गतिशील है। और जब पार करने वाली रेलगाड़ी भी गतिशील है और जिसको पार कर रहा है वो भी गतिशील है, तो क्या निकालना पड़ता है। हाँ, और यहाँ पर तो रेलगाड़ी की चाल भी नहीं दिया हुआ है। दिया है क्या, नहीं दिया है। तो देखो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, इसको ले लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या ले लिए, y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल है। अब बताओ, रेलगाड़ी की चाल जब y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब वो पहले व्यक्ति को पार करेगा तो किस चाल से पार करेगा। पहले व्यक्ति को पार करेगा तो किस चाल से पार करेगा, सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेलगाड़ी भी गतिशील है और पहला व्यक्ति भी क्या है, गतिशील है। तो पहले व्यक्ति का चाल कितना है, रेलगाड़ी का चाल कितना है, दोनों की दिशा कैसी है, तो एक ही दिशा में चाल आपस में क्या हो जाता है, तो y-2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। इस पहले व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रहा है, 9 सेकेंड का समय ले रहा है। सेम यही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए बताओ, दूसरे व्यक्ति के लिए किस चाल से तय करेगा, y-4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय में पार करेगा, 10 सेकेंड। इतना पता चल गया, क्लियर है क्वेश्चन से। क्वेश्चन से इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अभी क्लियर है, ठीक है। हल करना बताऊंगा आपको। रेलगाड़ी का चाल नहीं पता था, इसलिए रेलगाड़ी का चाल क्या लिए, y लिए। जिसको पार कर रहा है दोनों व्यक्ति वो गतिशील है, इसलिए दोनों का हमने क्या निकाल लिया, सापेक्ष चाल। दोनों में क्या बता लिया, सापेक्ष चाल। और हमको दोनों व्यक्तियों को पार करने का क्या दिया हुआ है, समय दिया है। एक को 9 सेकेंड में और एक को कितना, 10 सेकेंड में। क्लियर है। चलिए अब देखो ध्यान से, अब यहां पर हम एक चीज नहीं दिया है, वो क्या नहीं दिया है, दूरी। तो दोनों का दूरी निकालेंगे तो ये किस में है, ये किस में है, तो दूरी किस में निकलेगा, निकल पाएगा। इसको पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, तो y-2 और गुणा क्या हो जाएगा, 5 बटे किस में चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, तो समय को पक्षांतर कर दो, तो चाल गुणा समय बराबर क्या निकलेगा, तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल और समय। समझो उसको, उसको समझ में आ गया। ये दूरी बराबर क्या होता है, चाल और किसको गुणा करना रहता है, समय। तो चाल आपके पास है, समय भी आपके पास है, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, दूरी। तो y-2 गुणा 5 बटे 18 और इसमें गुणा कर दिया मैं किसका, समय।
ये क्या निकल गया, दूरी। सेम यहाँ भी निकालो, दूसरे व्यक्ति को पार कर रहा है तो वहाँ भी दूरी निकालो। तो यहाँ भी पहले तो क्या करना पड़ेगा, y माइनस 4 और ये गुणा करना पड़ेगा 5/, मीटर प्रति सेकंड। चेंज हो गया। अब y माइनस 4 गुणा 5/18 और ये गुणा 10, ये क्या हो गया, मीटर। इतना क्लियर है। एक ही रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को पार कर रही है तो इतना दूरी तय करेगा, वही रेलगाड़ी जब इस व्यक्ति को पार करेगा तो इतना दूरी तय करेगा। जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है, रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो दूरी क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये भी रेलगाड़ी की लंबाई है, ये भी रेलगाड़ी की क्या है, लंबाई। तो रेलगाड़ी अलग अलग वस्तु को पार करेगा तो लंबाई थोड़ी बदल जाएगा, बदलेगा क्या, यानी ये दोनों एक ही रेलगाड़ी की लंबाई है तो ये दोनों क्या होना चाहिए, दोनों को बराबर कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया इतना पहले? देखो सबसे पहले हमको रेलगाड़ी का चाल दिया है क्या, नहीं, उसको हमने क्या ले लिया, y। रेलगाड़ी जिन व्यक्तियों को पार कर रहा है वो भी गतिशील है, इसलिए हमने दोनों का पहले क्या निकाला, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल निकाले तो दोनों की दिशा समान है, इसलिए y माइनस 2 किए और इधर y माइनस कितना किए, 4। दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में था, जो पार करने वाला समय है वो सेकंड में था, इसीलिए हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। चाल और दूरी का, चाल और समय का गुणा किया तो हमको क्या मिल गया, दूरी। यहाँ भी चाल और समय का गुणा किए तो क्या मिल गया, दूरी। और दूरी जो है वो रेलगाड़ी की क्या होती है, लंबाई होती है, यानी ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को बता रहे हैं, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। तो y माइनस 2 इंटू 5/18 इंटू 9, इधर भी y माइनस 4 इंटू 5/18 और इंटू 10। क्लियर है? जितना संख्या है उसको एक तरफ ले जाओ। ये y माइनस 2 को अपने जगह पे रखते हैं, ये y माइनस 4 अपने जगह पे है, ये 5/18 अपने जगह पे है और ये 10 भी अपने जगह पे है। क्लियर है? अब ये देखो, ये 5/18 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/5 और ये 9 है तो वो 1 क्या हो जाएगा, नीचे आएगा ना 9। ठीक है, चलो अब ये 18 से 18 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक, ऊपर में क्या बचा है, 10, ऊपर में ये 10 और नीचे में क्या बचा है, 9। तो ये 9 का जब पक्षांतर करेंगे तो इसके साथ गुणा होगा, तो 9y माइनस 9 दूनी, और ये 10 का गुणा इससे होगा तो 10y माइनस 40। समझ में आया ये? अब y को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो y में कौन बड़ा है, 10y, ये अपने जगह पे, और 9y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। संख्या में कौन बड़ा है, -18 की -40, -18 बड़ा है। क्या बड़ा है, -18 बड़ा है, -18 बड़ा है, इसलिए -18 अपने जगह पे। छोटा कौन है, -40, इसलिए वो उठ के इधर आएगा। तो जब पक्षांतर होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आया? तो 40 में 18 जाएगा, कितना बचेगा, हैं 22 बराबर, और इधर कितना हो जाएगा, y क्या लिए थे, तो रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया, 22 किलोमीटर प्रति सेकंड, 22 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको चाल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, तो ये भी दूरी है और ये भी क्या है, दूरी है। दोनों में से किसी एक में क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे और क्या मिल जाएगा हमको, दूरी मिल जाएगा। जैसे यहां पे रखे y का मान 22 माइनस 4 गुणा 5/18 और गुणा 10, तो 22 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 18 गुणा 5/18 और गुणा 10, ये 18 से 18 कट गया और 5 दाम कितना हो जाएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। ठीक है, एक काम करो, इस क्वेश्चन को घर में जाना और अच्छे से एक बार और बना के देखना, कल इसी को से ही और स्टार्ट कर। कहाँ से, कैसे एक ही दिशा में, अलग अलग है ना, y माइनस 2, देखो बता रहा, y माइनस 2, y माइनस 4, और इधर क्या बचा है 10 और इधर क्या बचा है 9, इधर आएगा तो 9 का y से गुणा होगा तो 9y और माइनस 9 दूनी 18,
और ये 10 का गुणा इससे होगा 10y माइनस 40। ठीक है, चल इसको घर में जाके और अच्छे से, थोड़ा सा हार्ड है ना, तो इसको घर में जाके एक दो बार और बना के देखना, है ना। चल अभी चलते हैं किस तरफ, इतिहास की तरफ रुख करते हैं। हाँ, वो मेरा घाटा कराने में तुले रहते हो, पूछो कैसे। वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो फोकट के लिए है, वो डलेगा तो वहां से देख के लिख सकते हो। ये भगवान, उठा ले रे, उठा ले रे। बता रहे इसको कैसे डालते हैं, इसको बताना। YouTube में डल रहा है, बस 2 वीडियो नहीं डला था जिसको मैं कल डाल दिया हूँ। मोबाइल और लैपटॉप में थोड़ा कनेक्शन ना बिगड़ गया है, लाइव नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी लाइव क्लास नहीं चल रहा है। लेकिन मैं क्लास को रिकॉर्ड करके बाकायदा एडिटिंग मार के उसको डाल रहा हूँ, ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, जैसा लाइव क्लास में डलता था वैसे ही हूबहू डाल रहा हूँ, है ना। अब वो कैसे देखते हैं वो पुष्पा को कोई बता देना। देखो, हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, तो प्राचीन इतिहास में हमने पहला विदेशी आक्रमणकारी देखा जब 500 BC से लेकर 500 AD के बीच जो मुस्लिम बाहरी आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण हुए थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है गुप्त वंश आया, है ना। गुप्त वंश के समय जो है विदेशी आक्रमण हुए थे, वो पढ़े थे। उसके बाद जो आक्रमण हुए थे उसको भी उसी समय पढ़ लिए थे, हुण जो लास्ट आक्रमण हुआ था। उसके बाद राजपूत काल आया, राजपूत काल के बाद जो बहुत सारे, उससे पहले जो हर्षवर्धन का काल आया था, हर्षवर्धन उत्तर गुप्त काल, वो सब पढ़ने के बाद हमने राजपूत काल पढ़ा। राजपूत काल जब चल रहा था तो फिर भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो गया, और ये विदेशी आक्रमण जो चालू हुआ था ये इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुआ था, है ना। हुआ ये था कि इनको भेजा जाता था इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। फिर ये सत्ता और साम्राज्य स्थापित करने के लिए राजाओं से क्या करने लगे, युद्ध करने लगे, है ना। तो आज हम लोग जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे मोहम्मद पैगंबर, है ना, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में पढ़ना, मोहम्मद पैगंबर के बारे में। मोहम्मद पैगंबर का जो जन्म है ना, मोहम्मद पैगंबर जो है वो इस्लाम धर्म के क्या है, संस्थापक है। जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की उन्हीं का नाम क्या है, मोहम्मद पैगंबर। इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है बोलेगा तो कौन है, मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था जन्म, ठीक है। 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। कहाँ हुआ था जन्म, मक्का में। पिता का नाम क्या था, अबूदुल्ला, और माता का नाम क्या था, अमीना, ठीक है। ये बचपन से ही जिस मक्का में मतलब रहते थे वहाँ के लोगों से इनका रहन सहन अलग था। वहाँ पर पानी की क्या होती थी, कमी होती थी। मक्का में पानी की क्या होती थी, कमी होती, तो लोग कई कई दिन तक नहाते नहीं थे, है ना। ऐसा मतलब जीवन था, है ना। तो पानी की कमी के कारण वहाँ स्वच्छता में थोड़ा सा क्या था, निचला स्तर था। लेकिन मोहम्मद पैगंबर बचपन से ही इतने साफ सुथरे थे कि पूछो मत। वो जब भी खाना खाते थे रोज डेली नहाते थे, जब भी भगवान खाना खाते थे तो पूरा हाथ को धोते थे। ऐसा मतलब वहाँ के लोगों से जीवन उनका क्या था, अलग था, है ना। लोगों के लिए सोचते थे। और इसी बीच उन्होंने 610 ईस्वी में, है ना, 610 ईस्वी में क्या किया, एक गुफा था, है ना, हीरा नामक क्या था, ये गुफा था। उस गुफा में जाकर ये वहाँ पर जो है परमात्मा से बोलो या अल्लाह से बोलो बात करने लगे। तो उनको कुछ लोग आकर मिले जिनको दूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दूत। तो उसी हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में जिब्रिल नामक दूत से इस मोहम्मद पैगंबर को ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। जब भी कोई धर्म का स्थापना होता है
तो जो संस्थापक है उसको पहले घोर तपस्या करना पड़ता है। पहले वो खुद, जैसे आज भी देखो, आपको कुछ चीज़ स्थापित करना है तो पहले उसके बारे में आप गहन अध्ययन करोगे, तब उसके बारे में आपको क्या होगा, नॉलेज होगा, तब आप उस चीज़ की क्या करोगे, एक शाखा स्थापित करोगे। सेम यही चीज़ है। जैसे आपने देखा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने भी कठिन तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, उन्होंने भी कठिन तपस्या किया। वैसी मोहम्मद पैगंबर ने भी आपका तपस्या किया और जिनसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दूत का नाम क्या था, जिब्रिल। दूत का नाम क्या था, जिब्रिल, है ना। कब हुआ ज्ञान की प्राप्ति, 610 ईस्वी में। कहाँ हुआ, हीरा नामक गुफा में। कहाँ हुआ, हीरा नामक गुफा में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसको मक्का में क्या करने लगे, फैलाने लगे। इसी बीच जो मोहम्मद पैगंबर थे, है ना, मोहम्मद पैगंबर थे, वो क्या हो गए, अपने मक्का से कहाँ चले गए, मदीना चले गए। मक्का से कहाँ चले गए, मदीना चले गए। और ये घटना हुआ था 24 सितंबर 622 को। कब हुआ था, 24 सितंबर 622 को। ये मोहम्मद पैगंबर जो थे वो मक्का से कहाँ चले गए, मदीना चले गए। मक्का से कहाँ चले गए, मदीना, है ना। मक्का उनका जन्म स्थान था, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में। वहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद वो किसी कारण से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए वो मक्का से कहाँ गए, मदीना आ गए। इस यात्रा को, मक्का से मदीना की जो यात्रा है, उसको इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। ठीक है, तो मक्का से मदीना का जो यात्रा किया अपने धर्म के प्रचार के लिए मोहम्मद पैगंबर ने, इसी को ही क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। क्लियर है। और इस तरह धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए मोहम्मद पैगंबर का 632 ईस्वी में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। 632 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है। अब ये तो चले गए। अब इनके बाद जो है इस्लाम धर्म में राजनीतिक और धार्मिक जो है नेतृत्व के लिए लड़ाई छिड़ गया, है ना। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। पुत्री का नाम क्या था, फातिमा। और उसका जो दामाद था, फातिमा का जो हस्बैंड था, उसका नाम था अली हुसैन। क्या नाम था, अली हुसैन। और दोनों का, ये जो मोहम्मद पैगंबर थे और उनके दामाद अली हुसैन का विचार थोड़ा अलग अलग था, अलग अलग था। इसीलिए जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में बढ़ गया। एक हुआ सिया और एक हो गया क्या, सुन्नी। एक हो गया सिया और एक क्या हो गया, सुन्नी। तो इस्लाम धर्म किन दो भागों में बटा हुआ है, तो दो भागों में बटा हुआ है। कौन सा, सिया और सुन्नी। क्लियर है। उसके बाद जब मोहम्मद पैगंबर थे तब तक इस इस्लाम धर्म के प्रमुख कौन थे, मोहम्मद पैगंबर थे। उसके बाद जिन्होंने इस्लाम धर्म की जिम्मेदारी ली उनको क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। उनको क्या कहा गया, है ना। जो नज़दीकी बंदे थे ना, जो इनके खास थे, मोहम्मद पैगंबर के जो खास थे, उन्हीं के आसपास के लोगों को ही क्या दिया गया, प्रमुख बनाया गया। तो वही तो दो भागों में बढ़ गया, क्योंकि जो मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा में थे वो अलग थे और अली हुसैन के विचारधारा वाले अलग थे। तो इसलिए दो भागों में बढ़ गया, एक कौन सा, सिया और एक सुन्नी। लेकिन जो इस्लाम धर्म के प्रमुख थे उनको क्या कहा गया, खलीफा। जो प्रमुख बने उसको क्या कहा गया, खलीफा। और इन खलीफाओं के नेतृत्व में अब जगह जगह इस्लाम धर्म का क्या होने लगा, प्रचार प्रसार होने लगा। मिस्र में गए, दक्षिण अफ्रीका तरफ गए, है ना, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इन सब जगहों में क्या करने लगे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। जितने भी इसके अनुयायी थे, है ना, जो इस्लाम धर्म को मानते थे, वे सब इसका प्रचार प्रसार करने लगे। कि इसी बीच क्या हुआ कि अरबी अब भारत पर भी क्या करने लगते थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ऐसा उनका क्या था, उद्देश्य था, सोच था कि हम अब भारत में जाएंगे, है ना। ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और साथ में वहाँ पर क्या करते थे, साम्राज्य स्थापित करने के लिए धन की जरूरत होती थी, इसलिए थोड़ा सा युद्ध करके लूटपाट भी करते थे, है ना। तो यही विचार अब इनका कहाँ पर आ गया, भारत में आ गया। तो भारत में क्या हुआ कि जहाज जो है, अरब सागर में जो जहाज चलते थे, उन जहाज़ों को कुछ लुटेरों ने लूट लिया। अरब जो भारत का ये है ना, ऐसा यहाँ पर जब जहाज चल रहा था इस्लामिक धर्म का, उस जहाज को कुछ लोगों ने क्या कर लिया, लूट लिया। और भारत का राजा उस समय था दाहिर। भारत का उस समय राजा कौन था, दाहिर। तो खलीफा ने इस जहाज के लूटने पर जुर्माना किसके ऊपर लगाया, दाहिर के ऊपर। खलीफा देखो, वो जहाज किसका था, इस्लाम धर्म से संबंधित जहाज था।
उसको कुछ लुटेरों ने लूट लिया। कहां पर? भारत के किनारे पर, अरब सागर में। तो इसका जुर्माना कौन देगा? राजा देगा, जो कौन था? दाहिर। तो जुर्माना भिजवाया, उसने खलीफा को जुर्माना देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। उसने जुर्माना देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। दिमाग खराब हो गया किसका? खलीफा का। एक तो जहाज लूट लिए हो, कौन लूटा है पता नहीं है, राजा को जुर्माना मांग रहा है तो दे दी रहा है, और राजा भी सही बात है, वो कौन लूटे? मैं कहा जानू जी, मैं कहा दूं, ऐसा वाला राजा का। तो इस बात से खलीफा और दाहिर के बीच क्या हो गया? मनमुटाव हो गया। तब खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम, किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को इस भारत पर युद्ध करने के लिए भेजा। तब उसका सामना किससे हुआ? दाहिर से हुआ। क्लियर है? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये पहला अरबी आक्रमणकारी है, पहला अरबी आक्रमणकारी है जिसने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। समझ में आ गया? मोहम्मद बिन कासिम ये भारत पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने वाला पहला आक्रमणकारी, अरबी आक्रमणकारी। क्लियर है? लेकिन इससे पहले भी एक व्यक्ति था जिसने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था, है ना? उसका नाम था उर्बेदुल्लाह। क्या नाम था? उर्बेदुल्लाह। ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति है। उर्बेदुल्लाह जो है ये भारत पर आक्रमण करने वाला क्या है? पहला अरबी है ना? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी उर्बेदुल्लाह। लेकिन ये सफल हुआ क्या? नहीं हुआ, ये सफल नहीं हो पाया था। लेकिन जब खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा तब उसने सिंध के शासक किस पर आक्रमण किया? दाहिर पे आक्रमण किया और दाहिर को पराजित कर दिया। और इस तरह ये मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला क्या बन गया? पहला अरबी शासक, या भारत को जीतने वाला क्या हो गया? पहला अरबी शासक। अब ये भारत के क्षेत्र को जीत लिया, भारत के कुछ क्षेत्र को जीत लिया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसका भारत पे क्या हो गया? साम्राज्य स्थापित हो गया छोटे से क्षेत्र पे। तो भारत पर जजिया कर लगाने वाला पहला राजा कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया नामक एक कर होता है और इस जजिया कर को पहली बार भारत में लाने वाला कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर को लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और यही वो मोहम्मद बिन कासिम है जिसने भारत में एक सिक्का चलाया जिसका नाम था दिरहम। क्या नाम था? दिरहम। दिरहम नामक सिक्का। तो दिरहम नामक सिक्का चलाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। क्लियर है? इसके साथ जो है अरब विद्वान आए थे जिन्होंने भारत से 2 प्रमुख पुस्तक लेकर चले गए। इसके साथ अरबी के विद्वान लोग भी आए थे, है ना? भाई जितने भी शासक थे वो अपने साथ सब चीज को लेकर घूमते थे, केवल सेना लेके नहीं घूमते थे। कुछ विद्वान लेके घूमते थे, डॉक्टर लेके घूमते थे, वैद्य लेके घूमते थे। तो जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया और दाहिर को हराकर साम्राज्य स्थापित किया तब इसके साथ कुछ अरबी विद्वान आए थे। तो उन्होंने भारत के 2 ग्रंथ को ले गए। एक ग्रंथ का नाम था ब्रह्म सिद्धांतिका और एक का नाम था खंड खाद्याय। तो ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्याय किसके शासन काल में लेकर गए थे? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ऐसा अब भारत में विदेशी आक्रमण क्या हो गया? चालू हो गया। तो पहला अरबी लोग आए थे। तो पहला अरबी कौन था? उर्बेदुल्लाह, जो भारत पर क्या किया? सफल आक्रमण किया। और भारत में पहला सफल आक्रमण करने वाला राजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने किस राजा को हराया था? दाहिर को हराया था। और इसी ने ही भारत में किसकी शुरुआत की? जजिया कर की शुरुआत की। और साथ ही कौन सा सिक्का चलाया? दिरहम सिक्का चलाया। और इसके साथ जो विद्वान आए थे उन्होंने 2 ग्रंथों को ले गए। एक का नाम क्या था? ब्रह्म सिद्धांतिका और एक का नाम क्या था? खंड खाद्याय। क्लियर है? ये था अरबी आक्रमण। अरब वालों के आक्रमण के बाद चालू हुआ किसका आक्रमण? तुर्क आक्रमण। तो इसके बाद हम देखेंगे किसको? तुर्की आक्रमण। ये पूरा क्लियर हुआ? चलो मोहम्मद बिन पैगंबर के पत्नी का नाम नहीं बताया क्या? खदीजा विधवा थी, उस विधवा से विवाह किया था। मोहम्मद बिन पैगंबर ने एक विधवा से विवाह किया था जिसका नाम क्या था? खदीजा, है ना? खदीजा। और उसकी पुत्री हुआ थी, उस पुत्री थी फातिमा। और फिर फातिमा का विवाह किससे हुआ था? अली हुसैन से हुआ था। तो या अली जो बोलते हैं ना, हाँ वो वही है, अली हुसैन। ठीक है? उसके बाद जो मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म बनाया। अब अकबर आए भारत में। कौन आए? अकबर। तो अकबर ने इस्लाम धर्म के कुछ नियम कानून
ज़्यादातर उसी के थे, और कुछ हिंदू धर्म, इनको मिलाकर फिर एक नया धर्म बनाया, है ना। और उस धर्म में मेन मुखिया किसको माना गया, किसको मतलब भगवान के रूप में पूजा गया, अकबर को। किसको पूजा गया, अकबर को। इसीलिए अभी जो बोलते हैं ना अल्लाह अकबर ऐसे करके, तो वही है वो, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग कहाँ थे, अरबी आक्रमण के बाद अब किसके बारे में पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमण। जो तुर्क देश, अभी जो तुर्की देश है, वहां से जो लोग हैं वो आने लगे और भारत पर आक्रमण करने लगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, तुर्क आक्रमण कहा जाता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्पतगिन। क्या नाम था, अल्पतगिन। अल्पतगिन ये व्यक्ति था जिसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की। हैं, क्या लिखा हूं मैं, अल्पत, सही तो लिखा हूं, क्या रे, अल्पतगिन, अलफ्तगिन, ऐसा क्या, प्रोनाउंसिएशन अलग। मैं जहाँ पढ़ा हूँ और मेरे नोट्स में भी लिखा होगा, यही लिखा होगा, नहीं लिखा है क्या, हाँ, प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूजन, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन तो उटपुटांग ही रहता है हमेशा, है नहीं। चलो छोड़ो, प्रोनाउंसिएशन जैसा करना है ना, लेकिन लिखा है वही व्यक्ति था, है ना, जैसा प्रोनाउंसिएशन करना है वैसा। इसी व्यक्ति ने ही गजनी नामक साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। इसका जो दामान था जिसका नाम था सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन, इसका दामान कौन था, सुबुक्तगिन। ये पहला तुर्क आक्रमणकारी हुआ, है ना। तुर्क आक्रमणकारी हुआ। देखो, पहले किसने गजनी का, ये अल्पतगिन ने, या जो भी तुम लोग प्रोनाउंसिएशन करो, उसने गजनी नामक साम्राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी। उसके बाद उसका दामाद आया ये सुबुक्तगिन। पहले तो इसने अपने ससुर को निपटाकर क्या किया, कब्जा कर लिया गजनी साम्राज्य पर, और यही पहला तुर्क हुआ जिसने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। यही भारत पर आक्रमण करके हिंदू वंशी राजा था जिसका नाम था जयपाल, इसको क्या किया, पराजित किया, जयपाल को पराजित किया। तो पहला तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया उसका नाम क्या है, सुबुक्तगिन। क्लियर है। और इसी का बेटा था महमूद गजनवी। इसी का बेटा क्या था, महमूद गजनवी। अब ये गजनी का राजा बना, गजनी का साम्राज्य बना, ठीक है। तो पहला व्यक्ति, दुनिया का पहला व्यक्ति जब राजा बना तो अपने आप को सुल्तान कहलाया। वो था कौन, महमूद गजनवी, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। पहले सुल्तान नहीं बोलते थे सब, जैसे हमारे यहाँ राजा बोलते थे, शासक बोलते थे, है ना, वैसी उधर भी कुछ बोलते रहे होंगे। लेकिन पहली बार अपने आप को सुल्तान कहलाने वाला राजा कौन था, महमूद गजनवी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति कौन था, महमूद गजनवी। क्लियर है। इसने क्या किया, प्रतिज्ञा लिया। जब इसने क्या अपना राज्याभिषेक कराया तो इसने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं प्रतिवर्ष भारत पर क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा। पता नहीं इससे भारत से क्या विशेष लगाव था कि ये भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का क्या लिया, प्रतिज्ञा लिया। और 1001 से लेकर 1026 ईस्वी तक, 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक टोटल इसने 17 बार आक्रमण किए हैं। टोटल कितने बार आक्रमण किया है, 17 बार आक्रमण किया है ना। तो यही क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए, तो कितने आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में। पहला आक्रमण किस कब हुआ था, 1001 ईस्वी में हुआ था। और इसने भी किसको हराया था, जयपाल को हराया था। किसको हराया था, जयपाल को हराया था। उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसा आक्रमण होते गया। और जब छठवां आक्रमण किया 1008 ईस्वी में, छठवां आक्रमण हुआ था कब, 1008 ईस्वी में इसका छठवां आक्रमण हुआ था। तब इसने एक शासक को हराया था जिसका नाम था आनंदपाल। क्या नाम था, आनंदपाल। और इससे इंपॉर्टेंट, इसने ज्वाला देवी मंदिर को पूरा लूट लिया था। ज्वाला देवी मंदिर, तो ज्वाला देवी मंदिर को महमूद गजनवी ने किस आक्रमण में लूटा है, तो छठवां आक्रमण में 1008 ईस्वी में उसने ज्वाला मंदिर को लूटा है। याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा वंश, सोलंकी वंश, है ना, सोलंकी वंश पढ़े थे ना, तो उसका कौन सा आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। कब था,
1025 की 26, 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में इसने किसको हराया था? हैं? किसको हराया था? भीम प्रथम को हराया था। और किसको जीत लिया? किसको? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को पूरा लूट लिया था। तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला, मतलब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने कौन से आक्रमण में लूटा? 16वां आक्रमण में लूटा। कब लूटा? 1025 ईस्वी में लूटा। और इसका 17वां आक्रमण, जो कि अंतिम आक्रमण है, वो 1026 ईस्वी में हुआ, जब इनका लड़ाई हुआ था जाटों के विरुद्ध। तो अंतिम लड़ाई जो है, जो कौन से नंबर का है? 17वां नंबर का है, वो 1026 ईस्वी में हुआ। और किसके विरुद्ध हुआ बोलेगा तो जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध उन्होंने अपना अंतिम लड़ाई लड़ा था। तो ठीक है, तो महमूद गजनवी ने जब अपने आप को सुल्तान की उपाधि देकर राजा बना, पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक हुआ ये, तो इसने अपने राज्याभिषेक के दौरान ही ये कसम खा लिया था, प्रतिज्ञा कर लिया था कि प्रतिवर्ष भारत पर क्या करूंगा? आक्रमण करूंगा। इसलिए 1001 से लेकर 1026 ईस्वी तक इसने भारत पर टोटल कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए, है ना। और इन 17 आक्रमणों में जब पहली बार उसने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया, पहला फर्स्ट टाइम किया, तो उनका सामना हुआ हिंदू वंशी राजा किससे? जयपाल से। उसको पराजित किया। उसके बाद छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में हुआ, तो उसने आनंदपाल को पराजित कर दिया और नागरकोट में स्थित ज्वाला देवी मंदिर को उसने क्या कर लिया? लूट लिया। 16वां आक्रमण जब हुआ तब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और साथ ही जब उसका अंतिम 17वां आक्रमण 1026 ईस्वी में हुआ, तो उसका सामना हुआ था किससे? जाटों से। और इस तरह ये अपने साम्राज्य का विस्तार लूटपाट करते हुए 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1030 ईस्वी में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। तो महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में हुई। तो ये जब भारत आता था तो इसके साथ कुछ विद्वान भी आते थे, बताया था भी, है ना। तो इसके साथ जो प्रसिद्ध विद्वान आया था उसका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था? अल-बरूनी। अल-बरूनी, ठीक है। जो भारत आया था इसके साथ विद्वान, उसका नाम क्या था? अल-बरूनी। और इस अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है तारीख ए हिंद। क्या नाम है? तारीख ए हिंद। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए हिंद, है ना। तो अल-बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। अल-बरूनी के पुस्तक का नाम क्या है? तो तारीख ए हिंद, है ना। और इसी तारीख ए हिंद को किताब उल हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किताब उल हिंद भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और विद्वान थे जिसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी, और फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा, ठीक है। पुस्तक ये कई बार पूछा जाता है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी किसके साथ आए थे भारत? तो किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ आए थे। और इसी शाहनामा को किताबों का राजा कहा जाता है। शाहनामा को क्या कहा जाता है? किताबों का राजा। तो किस पुस्तक को किताबों का राजा कहा जाता है? तो वो पुस्तक है कौन सा? शाहनामा, ठीक है। किंग ऑफ बुक्स, है नहीं। किताबों का राजा किसको कहते हैं? शाहनामा को कहते हैं, जिसके लेखक कौन है? क्लियर है। इसके साथ एक और आया था जिसका नाम है उदबी, जो इतिहासकार है ना। उन्होंने ही मोहम्मद गजनवी का पूरा इतिहास लिखा है। कवि थे, दरबारी इतिहासकार और कवि थे, जिसका नाम क्या था? उदबी। और उन्होंने पुस्तक लिखा है तारीख ये यामिनी। उदबी, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए यामिनी। ये तीन प्रसिद्ध जो है, और भी लोग आए थे, लेकिन ये तीन प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक, कवि हैं जो किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ आए थे। उसमें पहले थे अल-बरूनी, जिन्होंने तारीख ए हिंद की रचना की है। उसके बाद है फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की है। और उदबी, जिन्होंने तारीख ए यामिनी की क्या की है? रचना की है। क्लियर है पूरा महमूद गजनवी का इतिहास। तो महमूद गजनवी जो है ठीक है, ये आपका राजा बना, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला क्या है? ये पहला शासक है ना। और इसने 1001 से लेकर 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। 1001 में इसका पहला आक्रमण था, जयपाल नामक राजा को हराया। छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में था, जब इसने आनंदपाल राजा को हराकर ज्वाला देवी मंदिर को लूटा, है ना।
16वां आक्रमण में 1025 में किया, तब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और 17वां आक्रमण जो इसका अंतिम आक्रमण था 1026 में, उसने जाटों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके साथ ये 3 लोग भारत आए थे। क्लियर है। इसके बाद है ना, इसके बाद जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया वो तुर्की और शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनवी के बाद अब पढ़ेंगे किसके बारे में, मोहम्मद गौरी। दोनों अलग अलग है। महमूद गजनवी जो है वो पहले राजा बना था, उसके बाद में राजा बना था कौन, मोहम्मद गौरी। ठीक, चलिए अब पूरा पढ़ेंगे किसके बारे में, जिसका ओरिजिनल नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद, है ना, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, मोहम्मद गौरी के नाम से। ओरिजिनल नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। ये जो है भारत पर आक्रमण करना चालू किया और इसने पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। पहला आक्रमण कब किया था, 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण हुआ। ठीक है। अब बताओ महमूद गजनवी ने अपना लास्ट आक्रमण किसके विरुद्ध लड़ा था, और उसी जाटों के साथ इसने क्या किया, पहला युद्ध लड़ा। जाटों के साथ इसने पहला युद्ध लड़ा था। क्लियर है। और पहला युद्ध लड़ा जाटों के साथ और जाटों को पराजित करके विजित हो गया, कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई, मोहम्मद गौरी की भारत में विजय यात्रा की शुरुआत हो गई। और 1175 ईस्वी में इसने पहला युद्ध किया भारत में, किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। अब इसका मनोबल बढ़ गया। ठीक है। अब ये अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए आगे और क्या करेगा, युद्ध करेगा। तो 1178 में इसका सामना हुआ सोलंकी वंश के राजा मूलराज द्वितीय से। किससे हुआ, सोलंकी वंश के राजा। 1178 ईस्वी में इसका सामना किससे हुआ, मूलराज द्वितीय से। लेकिन मूलराज द्वितीय ने इसको चारों खाने क्या कर दिया, चित्त कर दिया। यानी कौन जीत गया, मूलराज द्वितीय जीत गया। लेकिन ये तो जिद्दी था, है ना, क्या करूंगा, भारत को जीत के ही जाऊंगा चाहे कैसे भी हो, है ना। तो मूलराज द्वितीय का धीरे धीरे सत्ता खत्म हो गया। पूरा सत्ता किसका आ गया था, चौहान वंश का। पृथ्वीराज चौहान का दबदबा हो गया था। तो इसने काम किया, जो मेन राजा है उसको हराया जाए ताकि पूरा मेन दबदबा बने। तो इसने 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा। किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तराइन का पहला युद्ध है ये। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने भी इसको क्या कर दिया, हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गौरी हार गया। ठीक है। अब वो जाने वाला था, तभी मोहम्मद गौरी के साथ आ गया कौन, पृथ्वीराज चौहान का ससुर जयचंद, है ना। उसने साथ दिया। अब उसका फिर मनोबल बढ़ गया कि जब दुश्मन का ससुर ही मेरे साथ है तो मैं दुश्मन को आराम से हरा सकता हूँ। और हुआ भी यही। और 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन का दूसरा युद्ध जब हुआ, ठीक है, और उस दूसरे युद्ध में इस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, हरा दिया। जयचंद के धोखा देने के कारण, पढ़े थे पृथ्वीराज चौहान का जब पढ़ाया था क्लास, तो जयचंद के धोखा देने के कारण पृथ्वीराज चौहान जो है क्या हो गया, पराजित हो। क्यों धोखा दिया रे, है भारत पर मुस्लिम सत्ता क्यों आया, इसका मेन जड़ जो है वो एक ही चीज है। कैसे बता रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान जब कन्नौज गए थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान कन्नौज गए थे तो उनको एक लड़की ने आकर्षित कर दिया, उसने मोहित हो गए और उसका नाम था वहाँ की राजकुमारी संयोगिता। लेकिन संयोगिता के जो पिता थे जयचंद, वो पसंद नहीं करते थे किसको, पृथ्वीराज चौहान को। वो नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का क्या हो, विवाह हो। लेकिन राजा थे भाई, कैसे अपने प्यार को छोड़ देते है नहीं। यहाँ तो हाँ आम आदमी नहीं छोड़ता, राजा है कि नहीं है। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर उससे क्या किया, शादी किया। अब बेटी भगा जाए तो दामाद ऊपर कद का गुस्सा होते, सोचो। तो पूरा गुस्सा किसके था, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। लेकिन बेटी की मया है, मान गई, मौका ही तब बताऊँ ऐसे करके, ठीक है। इसीलिए इसके दरबार में रहने लगे जयचंद। अब मौका आया किसके रूप में,
मोहम्मद गौरी के रूप में। इसीलिए जयचंद ने धोखा दिया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद ने किसको धोखा दिया? पृथ्वीराज चौहान। तो बताओ, ना वो मोहम्मद हुआ रहता, ना वो अपहरण करके शादी किया होता, ना जयचंद नाराज होता और ना धोखा देता, और ना वो मोहम्मद गौरी जीत पाता। सही बात है कि नहीं? तो सबका कारण क्या है नहीं? दुनिया में पूरा यही लड़ा रहा है सबको। चलो, जो भी था वो XYZ। चलो यहाँ पर अब देखो 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी किसको पराजित कर देता है? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, जो जयचंद उसको क्या किया था? साथ दिया था। अब वो अपने हक की बात करता है कि भाई मेरा दमाद का था, तेरे जितना लेना है ले जा, है ना, मेरा साम्राज्य है, मैंने तेरे साथ दिया। तो ऐसा दोनों में बहस हो जाता है। और 1193 में चंदावर के युद्ध में ये जो मोहम्मद गौरी है वो किसको पराजित कर देता है? जयचंद को भी पराजित कर देता है। अब जयचंद पराजित हो गया, पूरा कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। तो कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का जारी किया। कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया? सिक्का जारी किया, और इस सिक्के पे एक तरफ माता लक्ष्मी का क्या रहता था? चित्र रहता था, है ना, माँ लक्ष्मी का क्या रहता था? चित्र रहता था। और दूसरे तरफ, दूसरे चिट और पट रहता ना रे, हाँ, तो एक पहलू पर क्या रहता था? माँ लक्ष्मी का चित्र रहता था, और दूसरे पहलू पर इस्लाम धर्म में जो कलमाएं पढ़ी जाती है वो लिखा होता था। दूसरे पहलू पर क्या लिखा रहता था? कलमा लिखा रहता था अरबी भाषा में। तो कन्नौज विजय के 93 है क्या? 1193 है क्या? 93 है, 93। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है ना। और देखो जितने भी नोट्स में प्रिंट मिस्टेक है पढ़ाने के बाद मैं बता रहा हूँ, उसको अंडरलाइन करो ताकि आगे मैं भी उसमें सुधार करूं, और जो नया नोट्स आए उसमें पूरा सुधरा हुआ मिले, है ना भाई। देखो उसको लिखा मैं हूँ, उसको चेक मैं किया हूँ, तो खुद के चेक करने में कभी कभी कुछ क्या हो जाता है? छूट जाता है ना। तो इसीलिए अब आप लोग चेक कर रहे हो, तो जो भी मिस्टेक होगा वो मेरे को बताना ताकि उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध 1193 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हो गया। कन्नौज पर मोहम्मद गौरी का क्या हो गया? अधिकार हो गया। और कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया? सिक्का जारी किया, जिसमें एक और माता लक्ष्मी का चित्र होता था और एक और अरबी भाषा में क्या लिखा होता था? कलमा लिखा। क्लियर है? अब धीरे धीरे इसने भारत के मेन राजा पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। उधर पूरा इधर सिंध विंध पूरा जीत लिया था, है ना। तो इसने अब अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, लेकिन राजा कहाँ कर रहे हैं? तो इसने अपने अंदर जो गुलाम बनाए थे, जो सेनापति थे, उनको क्षेत्र बांट दिया, है ना। जैसे दिल्ली लाहौर का क्षेत्र दिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बंगाल वाला क्षेत्र दिया बख्तियार खिलजी को, है ना। दिल्ली वाला क्षेत्र किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली और लाहौर वाला क्षेत्र किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। लाहौर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, और दिल्ली दिया था इल्तुतमिश को। लेकिन दोनों का मुखिया मेन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। दोनों उसके गुलाम थे, इल्तुतमिश भी उसका गुलाम था, है ना, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसका गुलाम था। तो दिल्ली का प्रमुख बनाया था इल्तुतमिश को, और लाहौर का प्रमुख बनाया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और बंगाल का प्रमुख बनाया था बख्तियार खिलजी को। किसको बनाया था? बख्तियार खिलजी को, ठीक है। सिंध का प्रमुख बनाया था कुबाचा को। सिंध का प्रमुख किसको बनाया था? कुबाचा को। और उसके बाद गजनी का प्रमुख बना था यलदौज। गजनी का प्रमुख कौन बना था? यलदौज। इस तरह से अपने साम्राज्य को पूरा बांट दिया अपने गुलामों में कि तुम लोग देख रेख करो, जितना पैसा है वो मेरे क्या करना? भेजाते जाना। ऐसा करके है ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, उस एरिया में आता है गजनी, ठीक है। तो ऐसा करके इसने क्या कर दिया? बांट दिया, है ना। पाकिस्तान का जो उधर वाला एरिया है ना, उधर बॉर्डर वाला, वो वाला आता है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र वाला। सिंध में बांट दिया, गजनी को बांट दिया, दिल्ली, आपका बंगाल, सबको। तो बंगाल का जो प्रमुख था बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल पर आक्रमण किया, पूरा तबाही मचा दिया था। यही वो व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरा क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था, है ना। तो बख्तियार खिलजी ही वह व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और किसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या किया? नष्ट किया। तो ये जब वापस आ रहा था जीतकर, बंगाल को जीतकर वापस आ रहा था बख्तियार खिलजी, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अली मर्दन। इसने उस बख्तियार खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी।
बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी वह व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या किया, नष्ट किया, और बंगाल का क्षेत्र इसके अधीन था। और बाद में एक व्यक्ति था बंगाल का जिसका नाम क्या था, अली मर्दन, जिसने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और ये जो मोहम्मद गौरी है ठीक है, इसने अंतिम आक्रमण किया था 1205 में। भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था, 1205 ईस्वी में किया था, और खोखरा जनजाति को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, खोखरा जनजाति को इसने पराजित किया था। और यहाँ से जाते हुए 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। ठीक है, तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद गौरी जो मेन था जिसने भारत को जीता था, उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपने आप को भारत का क्या घोषित किया, स्वतंत्र शासक घोषित किया। और इस तरह भारत में स्थापित होगा मुस्लिम सत्ता, जिसको कहा जाएगा सल्तनत काल। क्या कहा जाएगा, सल्तनत काल। दिल्ली इसका प्रमुख होगा, इसलिए इस चैप्टर को नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत। क्लियर है। तो इस तरह भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई, और इस तरह से भारत में पूरा चालू हो गया क्या, दिल्ली सल्तनत काल। क्लियर है। इस दिल्ली सल्तनत काल के शुरुआत या जो भी जिसके कारण हुआ, मोहम्मद गौरी के कारण हुआ, इसके साथ एक मुस्लिम धर्म के क्या बोले जाए, गुरु आए थे, धर्म गुरु आए थे, जिसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे, तो किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ आए। क्लियर है। तो मोहम्मद गौरी के साथ आया था मोइनुद्दीन चिश्ती, और मोहम्मद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी, फिरदौसी और कुतुबी। क्लियर है। तो इस तरह से भारत में अभी चालू हो जाएगा क्या, दिल्ली सल्तनत का। क्लियर है। और यही से आपका प्राचीन इतिहास पूरा क्या हो जाता है, समाप्त। प्राचीन इतिहास क्या हो गया, समाप्त। अब मध्य इतिहास चलेगा, भारत का मध्यकालीन इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य को पढ़ते हैं, मराठा साम्राज्य और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ते हैं। क्लियर है। तो इसका अध्ययन हम चालू करेंगे कल से। आज के लिए इतना ही।